कहानी की शुरुआत एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर से होती है, जहां हम दो महिलाओं को एक नए लड़के जांग बू के बारे में बात करते हुए देखते हैं, जो अभी अभी शामिल हुआ है। क्योंकि वह लड़का अंदर भी काले चश्मे पहने हुए था, उन्हें यह अजीब लगा। इसी दौरान वे कैमरों में से एक पर देखते हैं कि दो चोर एक बाइक पर लड़की का बैग छीनकर भाग रहे हैं। ये देखकर वे अपने चीफ को घटना के बारे में सूचित करती हैं और चीफ तुरंत यह जानकारी पुलिस कंट्रोल रूम को भेज देता है। इसी बीच कंट्रोल सेंटर में सभी लोग सीसीटीवी कैमरों की मदद से चोरों का पीछा करने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर बाद चोर अचानक कैमरों से गायब हो जाते हैं, जिससे सभी लोग निराश हो जाते हैं। इसी समय जांग बू एक और कैमरे में चोरों को भागते हुए देख लेता है। यह देखकर चीफ तुरंत फिर से पुलिस को सूचना देता है। इसी वजह से पुलिस चोरों को पकड़ने में सफल हो जाती है। जांग बू की तेज नजर देखकर सभी लोग प्रभावित हो जाते हैं। असल में जांग बू को एक ऐसी स्थिति थी जिसमें वह हर चीज को स्लो मोशन में देखता था। इसी स्लो मोशन देखने की क्षमता के कारण वह आज चोरों का सफलतापूर्वक पीछा कर सका। अब हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जिसमें हम जांग बू को 5वीं कक्षा में अपनी दोस्त सुमी के साथ दौड़ में भाग लेते हुए देखते हैं। दौड़ के दौरान जांग बू ने पहली बार स्लो मोशन का अनुभव किया था। जब उसके माता पिता को इसके बारे में पता चला तो वे उसे डॉक्टर सियोक के पास ले गए, जिन्होंने उसकी आंखों की जांच की और बताया कि जांग बू को एक दुर्लभ स्थिति है, जिसे डायनामिक विजुअल एक्यूटी कहा जाता है। इस स्थिति के कारण जांग बू हर चीज को स्लो मोशन में देख सकता था, यानी वह किसी भी चलती, चलने या दौड़ने वाली चीज की बारीकियों को अद्भुत स्पष्टता के साथ देख सकता था। इसे साबित करने के लिए डॉक्टर स्योक ने जांग बू की ओर तेज गति से एक बॉल फेंकी, लेकिन जांग बू ने उसे आसानी से पकड़ लिया। फिर डॉक्टर ने चेतावनी दी कि अगर जांग बू बहुत ज्यादा दौड़े या खुद को ज्यादा थकाए तो उसे चक्कर आने लगेंगे, और अगर ऐसे एपिसोड बार बार होते रहे तो वह अंततः अंधा भी हो सकता है। इसलिए डॉक्टर स्योक ने उसे हमेशा काले सनग्लासेस पहनने की सलाह दी। जांग बू की आंखों की स्थिति के बारे में जानने के बाद उसके पिता विदेश चले गए, ताकि वे अपने बेटे के लिए सही इलाज का खर्च उठा सकें। इसके बाद जांग बू अपनी माँ और बहन के साथ रहने लगा। उसकी यह स्थिति एक वरदान भी थी और एक अभिशाप भी। उसे कुछ चीजें स्लो मोशन में देखना अच्छा लगता था, लेकिन क्योंकि वह हमेशा काले सनग्लासेस पहनता था, स्कूल के बच्चे अक्सर उसका मजाक उड़ाते और उसे तंग करते थे। स्कूल में सुमी उसकी इकलौती दोस्त थी। आखिरकार जांग बू को उससे भावनाएं होने लगी, लेकिन समय के साथ क्योंकि सुमी जांग बू की दोस्त थी, बाकी लोग सुमी का भी मजाक उड़ाने और उसे नजरअंदाज करने लगे। इन सब के चलते, भले ही वह ऐसा नहीं चाहती थी, सुमी ने जांग बू का साथ छोड़ दिया। अब जांग बू के पास कोई भी दोस्त नहीं था। इससे जांग बू निराश और उदास महसूस करने लगा। इसलिए उसने दिन रात बहुत पास से लगातार टीवी देखकर अपनी आंखों को पूरी तरह से खराब करने का फैसला किया। हालांकि इतनी कोशिशों के बावजूद उसकी आंखों की हालत और खराब नहीं हुई। इसके बजाय वह जिन ड्रामों को देख रहा था, उनसे उसे प्यार होने लगा। वह हर अभिनेता को बहुत करीब से और गहरी नजर से देखता था, और इसके बाद जांग बू ने पूरी तरह से बाहर जाना बंद कर दिया। पैसे बचाने के लिए उसके पिता छुट्टियों में भी घर नहीं लौटते थे, और इसी तरह 10 साल बीत गए। एक दिन खबर आई कि उसके पिता की काम पर एक दुर्घटना में मौत हो गई है। इस त्रासदी ने जांग बू के परिवार को पूरी तरह से तोड़ दिया। अपनी माँ और बहन के बाद जांग बू की जिंदगी में बचा हुआ एकमात्र करीबी इंसान डॉक्टर स्योक था। इसीलिए वह उससे मिलने गया। डॉक्टर स्योक ने उसे सलाह दी कि वह बाहर जाना शुरू करे, कोई नौकरी ढूंढे और अपने परिवार की आर्थिक मदद करे। इस सलाह के बाद जांग सू ने एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करना शुरू कर दिया। यहीं से हम फिल्म की वर्तमान समय रेखा में वापस आ जाते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि जांग सू को वास्तव में सीसीटीवी फुटेज मॉनिटर करना पसंद था, क्योंकि यह उसे उन ड्रामों की याद दिलाता था जिन्हें वह बचपन में देखा करता था। एकमात्र फर्क यह था कि ड्रामों में सब कुछ अभिनय होता था, जबकि मॉनिटर पर जो दृश्य वह देखता था वे असल जिंदगी के थे। ऑफिस में जांग सू शायद ही किसी से बात करता था। उसके बगल में बैठने वाला व्यक्ति, जिसका नाम ब्योंग सू था, उससे बात करने की कोशिश करता, लेकिन जांग सू बस चुपचाप सिर हिला देता और एक शब्द भी नहीं बोलता। कैमरों की निगरानी करते समय जांग सू अक्सर गिनता था कि लोग किसी खास जगह तक पहुंचने के लिए कितने कदम चलते हैं। ब्योंग सू को यह थोड़ा अजीब लगा, लेकिन उसने कभी जांग सू से इसके बारे में नहीं पूछा। फिर एक दिन ब्योंग सू ने जांग सू से पूछा कि क्या उसकी कोई गर्लफ्रेंड है। ये सुनकर जांग सू को सुमी की याद आ गई। अगले दिन हम देखते हैं कि जांग सू सुमी से मिलने उसके घर जा रहा है। सुमी बहुत खूबसूरत थी, लेकिन आर्थिक रूप से संघर्ष कर रही थी। जब जांग सू वहां पहुंचा तो एक कर्ज वसूलने वाला पहले से ही वहां था और सुमी से भुगतान की मांग कर रहा था। वसूलने वाले ने सुमी पर चिल्लाते हुए कहा, अपना घर बेचो और मेरा कर्ज चुका दो। जांग सू दूर से उसे देखता रहा, लेकिन वह खुद जाकर उससे बात नहीं कर सका। इसके बाद से उसने सीसीटीवी कैमरों के जरिए सुमी को नियमित रूप से देखना शुरू कर दिया। इस दौरान उसने उसकी रोजमर्रा की दिनचर्या याद कर ली। हर रात सुमी काम से लौटती थी और एक कॉफी शॉप पर रुककर ठंडा पेय खरीदती थी।
ये देखकर जांगसू ने भी वही करना शुरू कर दिया। एक दिन उसने सड़क किनारे एक छोड़ा हुआ सोफा देखा तो वह सोफा उठाकर उस जगह रख दिया जहां सूमी आमतौर पर खड़ी होकर अपना ठंडा पेय पीती थी, इस उम्मीद में कि वह वहां बैठकर आराम कर सके। उस रात सूमी ने उस सोफे को देखा। बिना यह सोचे कि वह सोफा किसने और क्यों रखा, वह बैठ गई और आराम से अपना पेय पीने लगी। अगले दिन बारिश शुरू हो गई और जांगसू ने कैमरों के जरिए देखा कि सूमी बस स्टॉप पर फंसी हुई है। वह ब्योंगसू की मदद से जल्दी से उस जगह पहुंचा। वहां पहुंचकर जांगसू ने के ड्रामा के हीरो की तरह छाता लेकर उसे बारिश से बचाने की कोशिश की, लेकिन सूमी ने उसे पहचाना नहीं। वह गुस्से में उसे डांटते हुए वहां से चली गई। इसके बाद जांगसू और ब्योंगसू डॉक्टर स्योक के पास गए ताकि सूमी को प्रभावित करने के लिए सलाह ले सकी। डॉक्टर स्योक ने सुझाव दिया कि वह उसे फूल दे। अगले दिन हम देखते हैं कि सूमी म्यूजिकल ड्रामा ऑडिशन के लिए जा रही है, लेकिन वह पहले ही लेट है। वह मैनेजर को कॉल करती है जो बताता है कि अब बहुत देर हो गई है। निराश होकर वह सड़क पर गाने लगती है। उसने बहुत खूबसूरती से गाया और वहां से गुजरने वाले लोग रुककर उसे देखने लगे। इसी समय जांगसू एक नए हेयर स्टाइल और फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पहुंचा। उसके गाने के खत्म होने के बाद वह उसके पास गया और उसे फूल दिए, लेकिन सूमी ने कहा, यह फूल देने का समय नहीं है, मुझे तो एक डिब्बा इंस्टेंट नूडल्स चाहिए, और वह वहां से चली गई। इसी समय जांगसू ने उसे नाम से पुकारा और अपना परिचय देते हुए कहा, मैं तुम्हारा बचपन का दोस्त हूँ। सूमी ने जवाब दिया, मैं तुम्हारी दोस्त नहीं हूँ, मेरे बचपन में जांगसू नाम का कोई दोस्त नहीं था। ये सुनकर जांगसू हैरान रह गया। वह अब तक गलत लड़की का पीछा कर रहा था, लेकिन अब तक वह सच में सूमी के लिए दिल से गिर चुका था। अगले दिन संयोग से जांगसू और सूमी की फिर से मुलाकात हो गई। सूमी खरीदारी के बाद घर लौट रही थी। जब सूमी ने जांगबू को देखा तो उसने उससे अपने शॉपिंग बैग्स उठवाए। जब वह बैग्स उसके घर पहुंचाकर जाने ही वाला था, सूमी ने पूछा, तुम अपनी बचपन की दोस्त को क्यों ढूंढ रहे हो? इस पर जांगबू ने जवाब दिया, क्योंकि मुझे वह पसंद है। यह सुनकर सूमी अवाक रह गई। बाद में जांगबू ने सीसीटीवी कैमरे के जरिए देखा कि सूमी किसी से फोन पर बात कर रही थी। बातचीत से उसे पता चला कि उसे म्यूजिकल ड्रामा के लिए चुन लिया गया है। खुशखबरी से बेहद उत्साहित होकर सूमी सड़क पर नाचने लगी। उसे इतना खुश देखकर जांगबू भी खुश हो गया और उसने सूमी की एक स्केच भी बनाई। उस शाम हम देखते हैं कि सूमी एक कैफे में अपनी खुशखबरी का जश्न मना रही है। ठीक उसी समय जांगबू एक डिब्बा इंस्टेंट नूडल्स लेकर आया और उसे देते हुए बोला, तुमने कहा था कि तुम्हें फूलों से ज्यादा नूडल्स पसंद है, याद है? वे दोनों बातचीत करने लगे। बातचीत के दौरान सूमी ने उसे अपनी ड्रामा स्क्रिप्ट दिखाई और मजे के लिए एक छोटा सा हिस्सा भी अभिनय करके दिखाया। इसके बदले में जांगबू ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। कैफे में मौजूद सभी लोग उस पर तेजी से नंबर लिखे हुए चम्मच फेंकने लगे। जांगबू ने हर चम्मच को बिना किसी मुश्किल के पकड़ लिया और हर चम्मच पर लिखा नंबर सही सही पढ़ दिया। सभी ने बहुत अच्छा समय बिताया। अगले दिन हम देखते हैं कि जांगबू सूमी के घर के पास घूम रहा है और अपने कदम गिन रहा है। क्योंगसू ने यह देखा और समझ गया कि जांगबू रास्ता याद करने की कोशिश कर रहा है। उस शाम जब सूमी काम से घर लौटी तो उसने देखा कि जांगबू उसका इंतजार कर रहा है। वे दोनों साथ में चलने और बात करने लगे। सूमी ने पूछा, तुम क्या काम करते हो? जांगबू ने जवाब दिया, मैं एक सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर में काम करता हूँ। मैं पूरा दिन लोगों को देखता रहता हूँ। कुछ देर बाद वे कॉफी शॉप के बाहर सोफे पर बैठ गए। फिर सूमी ने जांगबू से कहा, कैफे का मालिक मेरा क्रश है, मुझे यकीन है कि उसके पास कार भी है। यह सुनकर जांगबू को जलन हुई। वह कैफे के मालिक को लंबे समय तक घूरता रहा, अपनी भावनाओं को छुपा नहीं सका। सूमी को प्रभावित करने के लिए जांगबू ने तय किया कि वह उसे कार में घुमाने ले जाएगा, लेकिन उसके पास खुद की कार नहीं थी। इसलिए उसने ऑफिस में सभी से पूछना शुरू कर दिया कि क्या किसी के पास ऐसी कार है जिसे वह उधार ले सके। दुर्भाग्यवश किसी के पास कार नहीं थी। बाद में जब सूमी घर जा रही थी तो उसकी फिर से कर्ज वसूलने वाले से मुलाकात हो गई। उसने उसे धमकाया और कहा, अगर तुमने जल्दी पैसे नहीं चुकाए तो मुझे तुम्हें नुकसान पहुंचाना पड़ सकता है। ठीक उसी समय जांगबू और क्यंगसू वहां आ गए और उसे बचा लिया। जब जांगबू ऑफिस लौटा तो उसने देखा कि सूमी सीसीटीवी कैमरों में से एक के सामने खड़ी होकर चिल्ला रही थी, धन्यवाद। उसे पता था कि जांगबू कहीं सीसीटीवी कंट्रोल सेंटर से उसे देख रहा है। ये देखकर जांगबू का दिल खुशी से भर गया। उस रात वे दोनों एक पार्क में गए। जांगबू ने गिरते हुए पत्ते पकड़े और उन्हें सूमी को देते हुए पूछा, अगर तुम्हारे पास कार होती तो तुम कहाँ जाती? सूमी ने जवाब दिया, अगर मेरे पास कार होती तो मैं हमेशा समुद्र के किनारे जाती। जांगबू के पास कार नहीं थी, लेकिन उसने नियमित रूप से लोकल बस में सफर करना शुरू कर दिया और ड्राइवर से दोस्ती कर ली। जांगबू ने कई बार बस ड्राइवर को रात में काम के बाद अकेले बेसबॉल खेलते हुए देखा था, तो एक रात जांगबू भी उसके साथ खेलने चला गया और खेलते खेलते उसने अपने जज्बात बताए और मदद मांगी। ड्राइवर ने उसकी मदद करने के लिए हामी भर दी। अगले दिन जांगबू
बस ड्राइवर और क्यंगसू ने सूमी को बस स्टॉप से उठाया ताकि वे उसे समुद्र दिखाने ले जा सकें। इसके लिए उन्हें दूसरे शहर जाना पड़ा। रास्ते में तीनों बहुत मजे कर रहे थे और सफर का आनंद ले रहे थे। लेकिन जैसे ही वे शहर की सीमा के पास पहुंचे, एक पुलिस अधिकारी ने उनकी बस को रोक लिया और उन्हें वापस लौटने को कहा, क्योंकि स्कूल बसों को किसी दूसरे शहर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं थी। गुस्से में सूमी बाहर आई और अधिकारी से बहस करने लगी। इसी दौरान जांग बू बस चुपचाप खड़ा रहा, उसे धीमी गति में देखता रहा, पूरी तरह से मोहित होकर। कुछ देर बाद प्योंगसू ने उसे शांत किया और वे सभी अपने शहर लौट गए। सीसीटीवी नियंत्रण केंद्र में प्रमुख ने सभी को सूचित किया कि हाल ही में शहर में महिलाओं को निशाना बनाकर अपहरण के मामलों की संख्या बढ़ गई है। उन्होंने सभी को सतर्क रहने के लिए कहा। उसी समय जांग बू एक मॉनिटर के जरिए सूमी को देख रहा था, लेकिन अचानक सीसीटीवी फुटेज से सूमी गायब हो गई। यह देखकर जांग बू घबरा गया। वह दौड़कर उस जगह पहुंचा और मुश्किल से वहां पहुंचा, लेकिन वहां उसे सिर्फ सूमी का दुपट्टा जमीन पर पड़ा मिला। वह कुछ सोच भी नहीं पाया था कि उसे एहसास हुआ कि यह एक शरारत थी। ये सब सूमी ने ही रचा था। वह जानना चाहती थी कि क्या जांगबू उसे बचाने आएगा। फिर सूमी ने जांगबू से पूछा, क्या तुम्हें मुझसे प्यार है? जांगबू ने जवाब दिया, हाँ मुझे है। यह सुनकर सूमी ने जांगबू का चश्मा उतार दिया और उसे चूम लिया। इसके बाद जांगबू उसे उसके घर छोड़ने गया। सूमी ने उसे अंदर आने के लिए बुलाया, लेकिन जैसे ही वे अंदर गए, उन्होंने देखा कि कर्ज वसूलने वाले पहले ही आ चुके थे और अंदर बैठे थे। उन्होंने घर को तहस नहस कर दिया था और सूमी को पैसे लौटाने की धमकी दे रहे थे। जांगबू ने सूमी की रक्षा करने की कोशिश की, लेकिन दुर्भाग्यवश तनाव के कारण उसकी नजर धुंधली हो गई और वह वहीं बेहोश हो गया। बाद में जब कर्ज वसूलने वाले आखिरकार चले गए, तो जांगबू और सूमी ने मिलकर घर की सफाई शुरू की। सफाई करते समय जांगबू ने वही पुराने चित्र देखे जो उसने स्कूल के दिनों में सूमी के लिए बनाए थे, जिससे यह पुष्टि हो गई कि सूमी वास्तव में उसकी बचपन की दोस्त थी। फिर सूमी ने जांगबू से स्वीकार किया, उस समय मैंने तुम्हें तुम्हारे सबसे बुरे दिनों में छोड़ दिया था। इसी वजह से मैंने अपनी पहचान तुमसे छुपाई। मुझे माफ कर दो। जांगबू चुप रहा। वह कुछ भी कहने में असमर्थ था। अगले दिन वह अपनी आंखों की जांच के लिए डॉ सियोक के पास गया। वहां डॉक्टर ने उसे बताया कि उसकी हालत और बिगड़ गई है और वह कभी भी अपनी दृष्टि खो सकता है। ये सुनकर जांगबू और भी ज्यादा दृढ़ निश्चयी हो गया। वह जहां भी जाता अपने कदम गिनता रहता, ताकि अगर वह अंधा हो जाए तो भी वह खुद से रास्ता ढूंढ सके। दूसरी ओर सूमी ने अपने सारे कर्ज चुकाने के लिए अपना घर बेच दिया, लेकिन अब उसके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी। जांगबू मॉनिटर पर सूमी को एक डिब्बा उठाए और किसी से बात करते हुए देखता है। उसी समय सीसीटीवी सेंटर में एक महिला सहकर्मी देखती है कि एक कार काफी देर से उसी इलाके में घूम रही है। वह शक करती है और नंबर प्लेट पर झूम करती है। नंबर प्लेट देखकर उसे पता चलता है कि यह कार एक वांछित अपहरणकर्ता की है। वह तुरंत प्रमुख को सूचित करती है, जो फिर पुलिस को अलर्ट करता है, लेकिन कुछ ही मिनटों में वह कार गायब हो जाती है। उसी समय जांगबू को स्क्रीन पर सूमी दिखाई नहीं देती, जिससे वह डर जाता है। अगर उसके साथ कुछ हो गया तो बिना किसी हिचकिचाहट के जांगबू अपनी साइकिल उठाता है और उसे बचाने के लिए दौड़ पड़ता है, लेकिन रास्ते में उसकी नजर धुंधली होने लगती है। वह एक कार से टकरा जाता है। प्योंगसू, जो यह सब सीसीटीवी फुटेज के जरिए देख रहा था, उसकी मदद के लिए दौड़ पड़ता है। इसी बीच अपहरणकर्ता सूमी को चाकू दिखाकर धमकाता है और उसे कार में बैठाने की कोशिश करता है। उसी समय जांगबू वहां पहुंचता है और चिल्लाता है, सूमी। चौंककर अपहरणकर्ता सूमी को छोड़कर भाग जाता है, लेकिन तभी पुलिस आ जाती है और उसे गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस सूमी को पूछताछ के लिए ले जाती है। हालांकि जांगबू सड़क पर अकेला रह जाता है। आखिरकार प्योंगसू उसके पास पहुंचता है और अपने दोस्त का हाथ पकड़ लेता है। जांगबू, जो अब लगभग अंधे हो चुके हैं, आंसू बहाते हुए टूट जाते हैं। अपनी हालत के कारण वह सूमी से खुद को दूर करने का फैसला करते हैं। दूसरी ओर सूमी अक्सर सीसीटीवी को देखती थी, हाथ हिलाती थी, उम्मीद करती थी कि जांगबू उससे मिलने आएंगे। अब हमें कुछ महीनों बाद का एक दृश्य दिखाया जाता है। सूमी देखती है कि जांगबू एक कॉफी शॉप में बैठे हैं। उत्साहित होकर वह उसके पास जाती है और हाथ हिलाती है, लेकिन जांगबू चुपचाप एक वॉकिंग स्टिक निकालते हैं और विपरीत दिशा में चले जाते हैं। सूमी हैरान रह जाती है और उसे एहसास होता है कि जांगबू अब अंधे हो चुके हैं। ये एहसास उसका दिल तोड़ देता है। वह चुपचाप उसका पीछा करती है और एक आर्ट गैलरी में पहुंच जाती है। वहां वह अपनी खुद की पेंटिंग्स देखती है जो जांगबू ने बनाई थी। इसके बाद हम जांगबू की आवाज में नरेशन सुनते हैं। भले ही मैं सूमी को अपनी आंखों से नहीं देख सकता, लेकिन मैं उसे अपनी यादों में अब भी देख सकता हूँ। अगले दिन सूमी फिर से जांगबू का पीछा करती है। थोड़ा आगे चलने के बाद जांगबू मुड़कर पूछते हैं, आज तुम कहाँ जाना चाहती हो? सूमी को एहसास होता है कि वह अब भी उसकी मौजूदगी महसूस कर सकते हैं। आंसू मुस्कान के साथ वह दौड़कर जाती है और उसे गले लगा लेती है। इसी के साथ फिल्म समाप्त हो जाती है।